नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार के अंदर एक डिसेंट करेक्शन की उम्मीद अब बढ़ती जा रही है बिकॉज रिजल्ट सीजन आपके सामने है। तो ये करेक्शन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। दूसरी चीज, प्रॉफिट बुकिंग एक और ऑप्शन है जो आप इस समय पे कर सकते हो। कैसे, क्यों और किस लिए, ये सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। यहां पे लॉजिकल और प्रैक्टिकल डेटा के ऊपर बात होता है। अगर चीजें सही है तो सही है, अगर चीजें सही नहीं है तो सही नहीं है। तो डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाजार में करेक्शन की उम्मीद क्यों है। एक और चीज याद रखना, करेक्शन वर्ड यूज हुआ है, क्रैश वर्ड यूज नहीं हुआ। करेक्शन का मतलब है कि 5 से 10% की गिरावट। क्रैश का मतलब है 15 से ज्यादा होता है तो हम उसे क्रैश में कंसिडर करते हैं। करेक्शन यहां पे मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं ये समझाता हूं। ये जो महीना है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक का Q1 का रिजल्ट आ चुका है। अभी जो Q1 का रिजल्ट आया है इसको ना सही से इंटरप्रेट अगर आप नहीं कर पाओगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। यहां पे बताया कि प्रॉफिट राइज हो गया 12%, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जब आप इसके डीप डाउन जाओगे तब आप समझ पाओगे कि बेसिकली हुआ क्या है। एचडीएफसी बैंक खोला हुआ है मैंने, यहां पे जब आप बैलेंस शीट पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि बेसिकली इस बार हुआ क्या है। और ये जो प्रॉफिट मतलब जो आपको टॉप लाइन के अंदर एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये आई कहां से है। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं क्या हुआ है। बेसिकली एचडीएफसी बैंक की टॉप लाइन में ग्रोथ आई है, बॉटम लाइन के अंदर एक डिसेंट अप मूव दिखा है। लेकिन यहां पे कुछ चीजें हैं। पहली चीज, एचडीएफसी बैंक के अंदर अदर इनकम वाला जो सेगमेंट है वो आप खोल के देखना, वहां पे एचडीबी बैंक की जो शेयर्स हैं उसको बेच करके एक अदर इनकम दिखाई गई है, जो कि बोला गया है कि भाई अब हमारी जो कंपनी है इसके रिजल्ट्स का पार्ट हो जाएगी, विच इज राइट। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप ये समझो इनके रेवेन्यू नहीं है, ये एक हिस्सा है जो इन्होंने बेचा है, वो अदर इनकम का पार्ट बना है, जो आपको नॉर्मली कोई भी एनालिसिस में नहीं दिखाएगा। इसका मार्केट से क्या लेना देना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या कोई और, आपको सब पता चलेगा, इसलिए ध्यान से सुनना। तो पहली चीज, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आए। क्यों? क्योंकि बैंक की ग्रोथ देखनी है तो प्रोविजन का नंबर और डिपॉजिट ग्रोथ आपको देखनी पड़ती है, उसमें कोई भी खास अप मूव नहीं है। सो ये एक नेट नेगेटिव चीज है जो कि आपको अभी तक नहीं बताई जा रही। बैलेंस शीट सही से पढ़ोगे सिर्फ तब पता चलेगी। दूसरी चीज, एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट्स है, उसने भी अपने सारे टारगेट मिस करे हैं, टॉप लाइन ग्रोथ मिस करी है, बॉटम लाइन ग्रोथ मिस करी है, कुछ नहीं हुआ। अब इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए हो सकता है जो एचडीएफसी बैंक है उसने बोला है कि मैं बोनस देने वाला हूं। बोनस का सिंपल मतलब है कि भाई आपके पास 1000 स्टॉक है, सो एक और 1000 आपके पास आ जाएंगे तो 2000 हो जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन बोनस का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, आपके पास 1000 का एक नोट है या 500 के 2 नोट, वैल्यू आपकी 1000 रुपए है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सेंटीमेंट होता है, एक रिटेल इन्वेस्टर्स को समझता नहीं है, इसलिए सेंटीमेंट पॉजिटिव क्रिएट किया जाता है। और एचडीएफसी बैंक कभी बोनस देता नहीं इतनी आसानी से, तो इसलिए पॉजिटिव सेंटीमेंट यहां पे बनाने की कोशिश की गई है। अब एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के नेगेटिव रिजल्ट से आपकी मार्केट को क्या लेना देना है। जब आप निफ्टी 50 को देखोगे तो वहां पे एक मेजर चंक है बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी है वो गिरेगा क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो जो हमारा निफ्टी है वो ऑटोमेटिकली गिरना शुरू कर देगा। और टॉप टीयर बैंक से अगर रेवेन्यूज गिरे हैं, इसका ये मतलब है कि भाई बॉटम टीयर बैंक के भी रेवेन्यूज कुछ खास नहीं आने वाले। सो प्राइवेट बैंक्स के अंदर इस क्वार्टर थोड़ी सी इश्यूज होंगे। सो जैसे हम लोगों ने काफी पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पहली चीज प्रॉफिट्स हैं, सो भाई प्रॉफिट बुकिंग करो। ये टाइम है प्रॉफिट बुकिंग का, थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट बुक कर लो। पूरी सेल करने की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट बुक कर लेना एक अच्छा ऑप्शन होगा। मैं खुद भी अब वो करने वाला हूं बाय मंडे। दूसरी चीज, जब बाजार में नीचे दिखे, क्योंकि ये जब स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो 2-4-5 दिन हो सकता है ये गिरे, सडनली ना गिरे क्योंकि सेंटिमेंट बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिर भी बाजार में करेक्शन आ सकता है। तो उस समय पे आके हम दोबारा से एंट्री करेंगे। हो सकता है कल बाजार बढ़ जाए। आप याद रखना, बाजार हमेशा उल्टा रिएक्ट करता है शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा डेटा बैक बाजार रिएक्ट करता है। तो बाजार वापस से नीचे आएगा क्योंकि रेवेन्यूज अच्छे नहीं आए हैं, तब हमारे पास ऑप्शन बनेगा यहां पे इन्वेस्ट करने का। अब बजाज फाइनेंस के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं 22 तारीख को, तो वो हमें देखना पड़ेगा कैसे आते हैं। प्राइवेट बैंक के रिजल्ट्स खराब आना और एनबीएफसी के रिजल्ट खराब आने में थोड़ी सी डिफरेंशिएट होता है, क्योंकि एनबीएफसी अलग तरीके से काम करती है, वो डायरेक्टली बैंक्स जैसे काम नहीं करती, तो उसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। अगर एनबीएफसी के मतलब बजाज फाइनेंस के आए तो जैसे हमारा होम फर्स्ट फाइनेंस है, चोलामंडलम है, इसके अंदर भी हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म के अंदर ये मेन रीजन होने वाला है करेक्शन का। अगर आप देखोगे हमारी मार्केट को, तो जो हमारा निफ्टी 50 है उसके अंदर ऑलरेडी एक डाउन टर्न आना शुरू हो चुका है। ठीक है, ये क्या कोई बहुत बड़ी चीज है? अगर आप देखोगे जब से ये ऑल टाइम हाई बनाया इसने रिसेंट वाला 2% की गिरावट, क्या कोई बहुत बड़ी बात है? नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है।
कहां तक जा सकता है, इसका जो नियरेस्ट टर्म सपोर्ट बनता है भाई वो बनता है हमारा करीब करीब 24,710 रुपए के आसपास। तो हो सकता है यहां पे आपको आता हुआ दिखे, और वर्स्ट के सिनेरियो जो हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम हमेशा वर्स्ट और बेस्ट के सिनेरियो देखते हैं, तो वर्स्ट के सिनेरियो में जो हमारा इंडाइसेस है वो हमें आते हुए दिख सकते हैं। सिर्फ निफ्टी की बात करें तो 24,200 तक वर्स्ट के सिनेरियो में, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया हो कि बाजार इस समय थोड़ा नेगेटिवली बिहेव कर सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे अच्छे नहीं आ रहे। इनमें कौन कौन से स्टॉक्स गिरेंगे? ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स गिरेंगे। सो अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो, एसआईपी अमाउंट है आपके पास, पैसा बढ़ाना चाहते हो, तो ये टाइम अच्छा है। इसको नेगेटिव तरीके से मत देखना, बुरे रिजल्ट मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, या फिर आप 15-20 दिन महीने भर के लिए आए हो, तो थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है। अगर आपने कैश पोजीशन में बाय करा है तो भाई होल्ड करना, जैसे हम भी स्विंग करते हैं, जैसे मैं भी बताता हूं, मैं कैश पोजीशन में होल्ड करता हूं। तो उस केस में क्या होता है, बाजार गिर भी जाता ना तो भी होल्डिंग पीरियड हमारे पास होता है, जिससे जो हमारा डाउन साइड है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये टाइम आ गया है प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा बहुत, और ये टाइम आ गया है कि भाई अच्छे स्टॉक्स में और खरीदेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन आपको सस्ती होते हुए मिलेगी। क्या इसमें कोई डरने वाली बात है? नहीं। क्या इसमें कोई ऐसी चीज है कि दुनिया तबाह हो जाएगी? नहीं, ये नॉर्मल चीज है, ये होती रहती है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो इंडियन इंडाइसेस हैं वो अब थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए हैं। दो चीजें मेन प्रॉब्लम कर रही है, पहले तो रिजल्ट सीजन, दूसरा हमारा एक्सपेंसिव होना धीरे धीरे करके। अब एक्सपेंसिव होना और रिजल्ट अच्छे नहीं है तो अगेन ये एक ब्लंडर बनता है, जो हमारा सितंबर वाला जैसे बनता वो दिख सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि सितंबर जैसी क्रैश हमें देखने को मिलेगा लार्ज कैप में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गिरावट यहां पे उम्मीद लगाई जा रही है, करीब करीब 5 से 10% की। तो इसके लिए तैयार रहना, जैसे मैंने कल भी वीडियो बनाई थी कि भाई एक लो रिस्क इन्वेस्टर तो भी 10-15% के करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आई होप अभी तक आपको चीजें हो गई होंगी क्लियर। अब मेरी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है ऐसी सिचुएशन से डील करने की, और कैसे हमें करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, हमें कैसे देखना चाहिए। सबसे पहली चीज, रिजल्ट अच्छे और बुरे दोनों आ सकते हैं। दूसरी चीज, जो ग्लोबल सिचुएशन है वो कुछ खास अच्छी है नहीं। जैसे आपको पता होगा हमारी रिफाइनरी के ऊपर ऑलरेडी बैन रख चुका है कि भाई हम यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रशिया ऑयल। ठीक है, अब ये चीज इंडिया के सेंटिमेंट को खराब करेगी, फॉर श्योर खराब करेगी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन में चीजें सही हो जाएंगी और अगले दिन चीजें खराब हो जाएगी। नहीं, चीजें होती रहती हैं, चीजें चलती रहेंगी, चीजें हो जाएंगी। तो ये टाइम होगा बाइंग का। आप ये समझो, जब मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे जहां मैं कहता था कि भाई बुल रन बुल रन बुल रन, आज भी मैं उसी स्टांस के ऊपर हूं कि भाई बुल रन है। लेकिन हमेशा हमें ये याद रखना है भाई, पॉज और रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं। पॉज एंड रिफ्लेक्ट का सिंपल मतलब ये है कि अगर बाजार बॉटम से, अगर आप देखोगे मार्च से चलना शुरू हुआ था 2025 से, आज तक ये 13% चला गया जुलाई में, तो भाई 13% के रिटर्न्स अच्छे हैं। निफ्टी से हमें 12 से 14% के रिटर्न एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, और वो उसने ऑलरेडी दे दी है, तो कोई बुरी बात नहीं है। अब बाजार में 3 फेजेस होते हैं, ये समझो। पहला होता है रिकवरी फेज, दूसरा होता है कंसोलिडेशन फेज, तीसरा होता है बुल रन। ठीक है, ये 3 होते हैं। जब भी मैं कहता था बुल रन होने वाला होने वाला होने वाला, लोग कहते भाई बुल रन तो चल रहा है। नहीं, रिकवरी चल रही थी मेरे भाई। अब आएगी कंसोलिडेशन, मतलब अब मार्केट प्रूव करेगा कि हम इस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो कंसोलिडेट ऐसे 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 होगा, फिर अगर हम यहां पे प्रूव कर पाएंगे तो एक ब्रेकआउट मिलेगा और मार्केट बुल रन के अंदर चली जाएगी। तो ये 3 फेज हमेशा याद रखना। अगर आप इन 3 फेजों के लिए तैयार नहीं हो तो काम नहीं हो पाएगा। अभी तक रिकवरी थी, फिर कंसोलिडेशन आएगा, फिर बुल मार्केट आएगा, फिर मार्केट जस्टिफाई अगर नहीं कर पाई यहां पे कंसोलिडेशन में, तो फिर भाई एक बेयर मार्केट आती है, मतलब बाजार नीचे आता है। तो ये 3 से 4 फेजेस होते हैं स्टॉक मार्केट में जो हमेशा काम करते हैं। कोई भी फेज उठा करके देख लो, अगर आप 2020 वाला भी उठा के देखोगे तो वहां पर भी ये 3 चीजें ही काम कर रही थी। बेयर मार्केट क्योंकि सेंटिमेंट खराब था, कंपनीज के रेवेन्यूज अच्छे है, लिक्विडिटी अच्छी है, तो बाजार ने अप मूव दिखाया। सो नेट नेट सेम ही चीज है, कोई डरने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप बुलिश होने चाहिए, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी आपको बुलिश होना चाहिए। वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है आपका महीना 2 महीना, तो भाई आपको थोड़ा सोचना चाहिए। ये टाइम होगा अच्छे स्टॉक्स को खरीदने का, ये टाइम नहीं होगा भागने का। फिर लोग डर के भागेंगे अगर करेक्शन आएगा तो। ठीक है, तो याद रखना ये करेक्शन होगा, ये क्रैश नहीं होगा। मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगी। अब हमें रेवेन्यूज की जरूरत है इस मार्केट को यहां से ऊपर ले जाने के लिए।
तो जब तक रेवेन्यूज नहीं आएंगे मुझे लगता है मार्केट अभी कंसोलिडेशन करेगी, कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं आएगा। इसलिए बुल रन में हम आने वाले हैं, उसकी तैयारी शुरू रखो, अच्छे स्टॉक्स को सस्ते प्राइस में खरीदते रहो। अगर अभी से अगर आप डर जाओगे तो भाई बुल रन का असली फ्लेवर नहीं उठा पाओगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, चीजें समझ आ गई होंगी, चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या होने वाला है। रिजल्ट्स के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आप शेयर बाजार के किंग बनना चाहते हो तो भाई रिजल्ट एक ऐसी चीज है जिसको आपको नहीं भूलना चाहिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट हो चाहे आप कोई भी हो। क्यों? क्योंकि बाजार गिरेगा तो आपका अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड, अच्छे से अच्छा स्टॉक सब गिरेगा। तो अच्छे स्टॉक सस्ते प्राइस पे मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के लिए सस्टेनेबल है, तो भाई वो खरीदेंगे ना। हम क्यों खरीदें ऐसे स्टॉक जो कि शॉर्ट टर्म में एक्सपेंसिव है? तो एक्सपेंसिव स्टॉक से बचो, जो सस्ते स्टॉक्स है उसको खरीदो, होल्ड करो। 10-12-15% का करेक्शन आएगा, इट्स टोटली फाइन, नॉर्मल है, डरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी कल बाजार खत्म होगा तो दोबारा मिल लेंगे एक बार। सो कुछ Q&A ले लेते हैं। दूसरे चैनल पे आए थे इट्स मी अर्जुन का पहला कमेंट है, ये कह रहे हैं सर क्वांट फ्लेक्सी कैप से एग्जिट कर लेना चाहिए, रिकवरी नहीं हुई है। अर्जुन जी सबसे पहली चीज, रिकवरी नहीं हुई है का क्या मतलब है? मतलब अगर रिकवरी नहीं हुई तो आप किसी और में चले जाओ, सिंपल सी बात है। पैसा बनाने से मतलब है, जरूरी नहीं है हमने क्वांट से बनाना है, निपॉन से बनाना है, किससे बनाना है। हमने क्वांट को टाइम दिया 1 साल का कि भाई तू रिकवर कर जा। अब वो कहता है मैं रिकवर नहीं कर पा रहा, मैं कोई भी रीजन की वजह से, क्योंकि क्वांट का जो स्टांस है वो थोड़ा सेफ्टी की साइड जा चुका है, विच इज फाइन, वो उनकी स्ट्रेटेजी। लेकिन हो सकता है वो हमारी स्ट्रेटेजी से अलाइन नहीं कर रहा हो। हमें 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है क्वांट के साथ, तो हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड लोगे उसके अंदर एक डाउन साइड आता ही आता है, और ये बहुत नॉर्मल है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि कहीं और पैसा बन रहा है तो हम क्यों ना डालें। तो मेरे हिसाब से पराग पारेख का भी एक बार डाउन साइड आया था, मैंने बोला था वहाँ पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आज ठीक ठाक पैसे वहाँ पे भी बन रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप चाहो तो इन्वेस्टेड रह सकते हो, चाहो तो पराग पारेख में शिफ्ट कर सकते हो, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही है। सनेहा गुप्ता जी का कमेंट करें सर इट्स अ गुड टाइम टू डू लमसम ईडलवाइज निफ्टी 5। नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, इस समय पे कोई लमसम करने की ज़रूरत नहीं है। लमसम का मेरे हिसाब से मतलब मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि लमसम वमसम में अभी आप मत जाओ, क्योंकि अभी बाजार में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कुछ खास नहीं है, जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। सनेहा गुप्ता जी का कमेंट है, कह रहे हैं इन स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट या लॉस बुक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपका क्या सजेशन है? मैम देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो भी स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में सारे ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप मेरे से पूछना चाहोगे तो मैं इन सारे के सारे स्टॉक्स में होल्ड ही करना चाहूँगा। मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी बेचना नहीं चाहूँगा। बाजार में गिरावट आएगी, ये जो प्रॉफिट वाले स्टॉक हैं ये थोड़े से और गिरेंगे और ये प्रॉफिट आपका लॉस में जाता हुआ दिख सकता है। सो अगर आपको करना है तो आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे CDSL है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत गिरेगा, भी बाजार में करेक्शन आएगा तो CDSL में गिरावट आएगी। ब्लू स्टार भी थोड़ा बहुत गिरेगा इस समय पे। बाकी सारे स्टॉक्स को आप होल्ड कर सकते हो, मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी आएगी बाइंग की। अगर आप 3-4 साल होल्ड करते हो इन सारे स्टॉक्स को, सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा करने ही वाले हैं। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वो फिर इनको बेचने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज दोबारा इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिसिंग है। तो अगर हम जब भी कुछ बेचते हैं तो उसके पीछे 2 या 3 रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़, हमें ये लगता है ये ज़्यादा चल चुका है अब नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, हमें कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तब हम बेचते हैं। तीसरी चीज़, या तो कंपनी या म्यूचुअल फंड में कोई दिक्कत होती है। और ये तीनों सिचुएशन मुझे आपके पूरे के पूरे स्टॉक्स में नहीं दिख रही, तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए अगर आपको कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना है तो। वीनू जिंदल जी का कमेंट कह रहे हैं कि मैंने क्वांट में स्टॉप कर दिया अपनी SIP, तो क्या मुझे म्यूचुअल फंड मूव कर लेना चाहिए? डेफिनेटली मूव कर लेना चाहिए। देखो, पैसा कब नहीं बनता है? पैसा तब नहीं बनता है जब हम जल जाते हैं और हम फूक फूक के छाछ पीने लगते हैं। इन्वेस्टिंग ऐसी नहीं है। इन्वेस्टिंग का सिंपल सा रूल है कि अगर एक जगह नहीं बना, बेचो, दूसरी जगह डालो, सिंपल सी चीज़। अगर आप ये करते रहोगे तो पैसा बन जाएगा। एक रिसर्च हुई थी, बहुत प्यारी सी रिसर्च थी, जहाँ पे फंड ने आई थिंक पीटर लिंच की रिसर्च थी, उन्होंने 29% CAGR बनाए थे 13 ईयर्स तक। तो उनसे पूछा गया कि आपके इन्वेस्टर्स ने कितने बनाए, और उन्होंने हार्डली 3 to 5% के रिटर्न्स बनाए थे। क्यों? क्योंकि वो पोर्टफोलियो ऐसा तो नहीं है 13 साल लगातार चलता रहा था, वो बीच में रुका था। इन्वेस्टर्स ने वो पैसा निकाल के रख लिया। तो अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टेड हो, मे बी क्वांट, निपॉन और किसी अदर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इन्वेस्टेड रहना। जब तक आप इन्वेस्टेड हो आप पैसा बना लोगे। अगर वो कैश में पड़ा रहा तो दिक्कत होगी। तो शेयर बाजार में एक म्यूचुअल फंड बेच के दूसरा म्यूचुअल फंड जाना इज़ फाइन, लेकिन हमें कैश होल्ड नहीं करना है। तो जैसे ही धीरे धीरे करके क्वांट से मिड कैप में शिफ्ट करना चाहिए मेरे हिसाब
हिसाब से वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वांट मुझे पर्सनली थोड़ा कम लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में चलेगा, बाकी अगर चलेगा तो फिर देख लेंगे, क्योंकि पैसा हमारा ही है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, थोड़े टैक्सेस लगेंगे भाई। एक सिंपल सी बात ये है जो नॉर्मली नहीं लोग समझते, टैक्स वही देगा ना जिसने पैसा कमाया, जिसने पैसा कमाया नहीं वो टैक्स कहाँ से देगा यार। टैक्स बचाने के चक्कर में अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ उस पर 20% 20 रुपये मैंने टैक्स दे दिया, 80 तो मेरे ही है ना। तो वो टैक्स बचाने के चक्कर के अंदर मतलब हम अपना प्रॉफिट ही ना निकालें, इसका मुझे कोई सेंस समझ नहीं आता। किसी को आता हो तो फिर बता देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।